अस्सलाम व्यूवर्स व्यूवर्स पाकिस्तान में जो हमारी एजुकेशन है वो टोटली रटे के ऊपर बेस कर रही है। ये आप शुरू से सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते आएंगे। मेरी तो जितनी उम्र गुजर चुकी है उसमें तो मैंने शुरू से यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में टोटल रटा सिस्टम चल रहा है। हमारी जो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में वक्त के साथ तब्दीलियाँ नहीं की गई। दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। बच्चों को बुक्स छुड़वाई जा रही हैं और उनको टॉपिक्स के ऊपर लेके आया जा रहा है। एक एक टॉपिक रोज़ाना पढ़ाकर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं, जबकि अभी भी हमारे स्कूल्स में वही बुक्स, उसी का रट्टा, उसी के क्वेश्चंस को याद करो और उसी का पेपर होगा। ये शुरू से हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बाकी डेवलप कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के साथ। और जो जो ये वीडियो आप देखते जाएंगे आपके जहन में खुद ब खुद ही पॉइंट्स आते जाएंगे कि बाकी यार ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी रटे सिस्टम के ऊपर चल रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये वीडियो बनाने का मकसद उन व्यूवर्स के लिए है जो कि नया स्कूल बनाना चाह रहे हैं, नया स्कूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता भी ये नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और नए सेशन में हमेशा लोग स्कूल्स भी नए बनाते हैं ताकि नए एडमिशन्स आ सकें। और उन प्रिंसिपल हजरात के लिए जो कि फेडअप हो चुके हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम से और वो चाहते हैं कि बच्चों के अंदर नई जिद्दत लेकर आई जाए, बच्चों को एक नए एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक उनकी तालीम उनको दी जाए, उनको प्रेशर लेस किया जाए। जिस तरह स्कूल एक प्रेशर कुकर बन चुके हैं, सिर्फ प्रेशर देते हैं बच्चों को, उससे बच्चों को निकाला जा सके। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। और मैं आपको ये चीज़ 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये आप प्रैक्टिकल हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट अपने स्कूल के ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस ऑल थिंग्स, दिस ऑल पॉइंट्स इन माय स्कूल। क्योंकि मैं जब इंग्लैंड से वापस आया था 5 साल पहले, तो मैं ये सारी चीज़ें सर्च आउट करके और जो पॉइंट मुझे लगे थे कि ये इस सिस्टम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं आते, हमने उसको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के गवर्नमेंट उसके ऊपर इनिशिएटिव ना ले, आप उसको नहीं कर सकते। वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी बेस पे उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस भी एग्जाम्स में बैठते हैं, इंटरनेशनली compete करते हैं, हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की। अगर आप गूगल करें और उसके ऊपर लिखें कि वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, तो आपको नजर आएगा टॉप के ऊपर फिनलैंड है। जी हाँ, मैंने जब आज से 5 साल पहले अपना स्कूल स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने सबसे पहले ये सर्च किया था कि जो दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं आखिर वो क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे ज़हन में उस वक्त ये था कि टॉप के ऊपर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी या इस तरह की कंट्रीज होंगी। लेकिन आई वॉज वेरी शॉक्ड कि उस वक्त मैंने ये देखा कि फिनलैंड दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। और दुनिया में जितने भी कंपटीशंस होते हैं इंटरनेशनली स्टूडेंट्स के, तो उसमें हमेशा फिनलैंड टॉप पे आता है। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को डीपली देखूं। तो जो मैंने देखा, जो मैंने सर्च किया, उसमें जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और उसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ। अच्छा, सबसे पहले यह है कि वहाँ पर एक क्लास की एक लिमिटेड होती है, लिमिटेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक क्लास में 25 से ज़्यादा बच्चे इनरोल नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये तो है, बाकी यूरोप की भी कंट्रीज़ में है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि एक टीचर जब 25 बच्चों को पढ़ाएंगी तो वो इक्वली फोकस कर सकेंगी हर बच्चे के ऊपर, एज कंपेयर टू अगर उसके पास 40 बच्चे होंगे। बाकी आप देख लें, आप खुद समझदार हैं, हमारे यहाँ पे बाकी कंट्रीज, पाकिस्तान में सब कंट्रीज जितनी हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें एक एक क्लास में जितने बच्चे आते हैं वो बिठा देते हैं।
40-40 बच्चे भी एक ही क्लास में बैठ के जो है वो टीचर से पढ़ रहे होते हैं। और मैं खुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड जाने से पहले मैंने काफ़ी अर्सा यहाँ पे टीचिंग की है और मुझे पता है कि किस तरह स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, एक ये पॉइंट है कि वहाँ पर लिमिटेड होती है कि आप एक क्लास में इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बिठा सकते, और यहाँ पर आपको पता है क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे है कि ग्रेड 5 यानी कि क्लास 5 तक फिनलैंड में किसी बच्चे से एनुअल एग्जाम्स या बड़े एग्जाम्स नहीं लिए जाते, उनसे कोई असेसमेंट नहीं की जाती उनकी। और उनके जो इवन जो वीकली टेस्ट होते हैं उसको पेरेंट्स के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इवन एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि दूसरा बच्चा लायक है या मैं लायक हूँ। 5 साल तक, यानी कि सॉरी 7 साल तक तो वो बच्चे जाते हैं, और 5 साल उसके आगे करें 12 साल तक उनको नहीं पता होता कि ये बच्चा मुझसे लायक है, ये मुझसे सुपीरियर है, मैं इससे सुपीरियर हूँ। अच्छा, ये हो गया फिनलैंड में। अब हमारा यहाँ पे देखने क्लास प्ले ग्रुप से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जो फिनलैंड में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ये कहते हैं कि ये कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं होता। हम यहाँ पे कहते हैं जी बच्चों में जो कंपटीशन होता है ये हेल्दी होता है। ये हेल्दी नहीं होता, इसमें बच्चों में जेलसी क्रिएट होती है और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं होता, क्योंकि आप 25 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को पोजीशन देते हैं, और उसके बाद बाकी जो 21 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं या 23 बच्चे हैं, वो ये समझते हैं कि ही इज़ या शी इज़ सुपीरियर देन अस, तो हम नहीं compete कर सकते। यानी कि क्लास 1 से ही हम कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लास नर्सरी से ही हम बच्चों में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, और जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की हम रिपोर्ट घर भेजते हैं। एनुअल एग्जाम में इतनी बड़ी सेरेमनी करके हम 25-30 बच्चों में से सिर्फ 3-4 बच्चों को, पोजीशन होल्डर्स को, उनको स्टेज पे ला कर अप्रिशिएट करके बाकी सब बच्चों को रिजल्ट थमा देते हैं और बोलते हैं जाओ जी घर जाके पेरेंट्स से झटके खाओ और ये अपना माइंड बना दो कि आप आगे नहीं आ सकते। तो फिनलैंड के अंदर ग्रेड 5 क्लास 5 तक बच्चों से असेसमेंट नहीं ली जाती और पेरेंट्स के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पे देख लें, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पर सिर्फ एक दिन में 4 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, 4 घंटे सिर्फ स्कूल लगता है, उसमें भी हर 1 घंटे के बाद 45 मिनट की जो है वो ब्रेक बच्चों को दी जाती है कि बच्चे फ्री होकर ब्रेक करें। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तो वो डिफ्यूज मूड में चला जाता है, वो बोर होता है एंड में जाके, जब 1 घंटा कंप्लीट होता है उसके बाद जब आप उसको ब्रेक देते हैं तो उसका माइंड जो है वो एक्टिव मूड में आ जाता है, वो खुश होता है। सॉरी, खुश होने के बाद जब वो अपने माइंड को एक्टिव रिलैक्स हो जाता है, 45 मिनट के बाद जब दोबारा आप उसको ब्रेक के क्लास में लेकर आते हैं तो बच्चा दोबारा आप उसको जो कुछ पढ़ाते हैं वो बच्चा जहन नशीन कर लेता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3-3 घंटे बच्चा लगातार पढ़ता रहता है और उसके बाद सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक दी जाती है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करते हैं इस ब्रेक को भी जितना मिनिमाइज किया जा सके। तो ये डिफरेंस है फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि जितना ज़्यादा काम दिया जा सके। यानी कि इन शॉर्ट ये है कि हमारे स्कूल एक प्रेशर कुकर बन चुके हैं जो कि बच्चों को सिर्फ प्रेशर देने के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे। और वहाँ पर फिनलैंड में बच्चों की जो साइकी है उसको चेक किया जाता है, उसके मुताबिक उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और वो कोशिश की जाती है कि हर 1 घंटे के बाद 45 मिनट की ब्रेक दी जाए ताकि बच्चे 45 मिनट फ्री हों, रिलैक्सड हों और उसके बाद दोबारा एक्टिव होकर क्लास में आए। और उनके मुताबिक क्योंकि बीबीसी न्यूज़ जो है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो अभी भी यूट्यूब पे पड़ी है, मैंने पूरी देखी है। उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बोला था कि अगर आप ये समझते हैं ना कि आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ा कर और उसके बाद ब्रेक देकर आप बच्चों के ऊपर बड़ा कमाल कर रहे हैं, आप जो 2 घंटे में इनको पढ़ाते हैं हम वो उनको 1 घंटे पे पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब 45 मिनट की ब्रेक करके वापस आता है तो वो 1 घंटे में वो सारी चीज़ें सीख सकता है जो आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ा कर जो उनसे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। एनीवेज, इसमें भी आप देखिए हम कितने पीछे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक जो उनका मेन पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि वो बुक्स से निकल चुके हैं, वो बच्चों को बुक्स नहीं पढ़ाते। हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई भी पब्लिशर है, ऑक्सफोर्ड, गोहर पब्लिशर या कोई भी है, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो कंप्लीट बुक है, अगर इंग्लिश की बुक है तो हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को पूरा एक प्लानर देते हैं साल का, जो बाकी स्कूल्स में हो रहा है, नॉट इन माई स्कूल। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर 15 चैप्टर्स हैं तो 15 के 15 चैप्टर्स को जो हम इनको 9 माह पढ़ाते हैं उसके ऊपर डिवाइड करके हर महीने 2 चैप्टर लाजमी पढ़ाए जाएं, जो कुछ मर्जी हो जाए। जबकि
फिनलैंड के अंदर या डेवलप कंट्रीज में क्या किया जाता है, वहाँ पे बुक्स पे ऊपर फोकस नहीं किया जाता, वहाँ पे टॉपिक्स लेकर, यानी कि एक दिन में अगर आज साइंस पढ़ानी है और इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश और साइंस का एक टॉपिक लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, इस टॉपिक्स को सुबह लिखवा दिया जाता है और पूरा दिन उस टॉपिक के ऊपर बार बार बहस की जाती है, आर्गूमेंट्स किए जाते हैं, बच्चों की तरफ से क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्वेश्चनिंग होती है और जो टीचर्स होते हैं वो उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे एक बुक जिसमें अगर 15 सब चैप्टर्स हैं, 15 के 15 चैप्टर हम कोशिश करते हैं कि सारे सारे रटाए जाएं, उसमें कोई चीज़ क्रिएटिव हम उनको नहीं पढ़ाते। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिस्टम से निकलें तो आपके लिए एक आइडिया ये है कि आप अगर 15 चैप्टर्स हैं पब्लिशर की तरफ से तो उसमें से आप तकरीबन 7 चैप्टर ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप पिक कर लें और कोशिश करें कि एक माह में सिर्फ एक चैप्टर बच्चों को करवाएं, जो कि हम अपने स्कूल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखें, बच्चों को पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये वाली बुक्स जो है इनको सिर्फ रटा देना नहीं होता, बल्कि आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग करवानी होती है। हाउ कम इज पॉसिबल कि एक बच्चे के बैग में अगर 7 बुक्स हैं और आपने हर माह 2 चैप्टर्स करवाने हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक माह में आपने 15 चैप्टर इनको रटवाने हैं, तो टीचर्स नहीं करवा सकेंगी। तो आप इनमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स जो कि अच्छे चैप्टर्स आपको नज़र आते हैं, जो कि इनके फ्यूचर इनको काम आएंगे, उन चैप्टर्स को सेलेक्ट करें। और ख़ास तौर पर इस्लामियात और उर्दू, ये सिमिलर चैप्टर्स सिमिलर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप देखें कि इस्लामियात में भी अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि उर्दू में भी हैं, तो आप उस इस्लामियात में से उसको स्किप कर दें या उर्दू में से उसको स्किप कर दें। कोशिश करें जितना लिमिटेड सिलेबस हो, टू द पॉइंट सिलेबस हो और बच्चों के पास आर्गूमेंट्स और उसको समझने के लिए टाइम हो। अच्छा, अब यूरोप में क्या किया जाता है कि जो नेक्स्ट डे आपने उनको पढ़ाना है वो पहले उनको टॉपिक लिख के दे दिया जाता है, ताकि बच्चे उसके ऊपर सर्च करें घर जाके और उसमें से क्वेश्चन क्रिएट करें और अगले दिन आगे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग हो। अगले दिन आगे जो लेक्चरर है उससे पूछें कि मैंने इसके बारे में ये सर्च किया, आप इसका जवाब मुझे दें, ना कि सिर्फ बुक्स के अंदर से जवाब लिया जाए। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि आवर टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने बच्चों को ये सारी चीज़ें दे दी, उनको ये राइट दे दिया कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, तो हमारे पास इतना मवाद नहीं है या हम घर से इतनी तैयारी नहीं करके आते कि हम उनका जवाब दे सकें। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में क्या किया जाता है कि सिंपल कोशिश की जाती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे बस वो पढ़ें, आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें, विच इज़ रॉन्ग, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। अच्छा, तो ये एक टॉपिक जो है वो पॉइंट नंबर 4 ये है कि फिनलैंड के अंदर टॉपिक्स चूज़ किए जाते हैं और उस टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं और उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। जबकि हमारे यहाँ पे ये है कि हम बुक्स लेते हैं और हमने बस उन बुक्स को पढ़ाना है, उस बुक्स में क्या है क्या नहीं है यू डोंट नो। ना टीचर एक्स्ट्रा रिसर्च करती है, ना एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ना ही बच्चों को करने दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना, अभी तकरीबन 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनको थ्योरेटिकल हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको फिजिकली नहीं पढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको कुछ भी नहीं आएगा। हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हम 9th-10th बच्चे, 9th-10th तक बच्चे ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक कंप्यूटर पढ़ते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक साइंस पढ़ते हैं और उसके आगे भी साइंस पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक, मास्टर्स तक साइंस कंप्यूटर पढ़ते हैं। लेकिन आज तक हमारे कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सका, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा स्टूडेंट पैदा नहीं हो सका जो कि नई इनोवेशंस लेकर आए कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में नई इन्वेशंस लेके आए। वो क्यों नहीं लेकर आते? उसकी शायद वजह यही है कि हमने बच्चों के अंदर सोचने की, समझने की, सर्च करने की और ख़ास तौर पर क्वेश्चनिंग करने की, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की आदत नहीं पैदा की। और जब तक हम ये आदत नहीं पैदा करेंगे, बच्चों को हम बेशक हर साल 5-5 बुक्स जो है वो साइंस की और आईटी की रटा दें, उनके अंदर वो सेंस क्रिएट नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि हम किस तरह बच्चों के अंदर ये सेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये 2 सब्जेक्ट्स
मैं अगेन कह रहा हूँ, ये दो सब्जेक्ट्स कंप्यूटर और आईटी का, यानी कि कंप्यूटर और साइंस, ये दो सब्जेक्ट जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह हमारे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ये अगर किसी गोरे को या फिनलैंड में किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिया जाए तो वो मेरे हाल में हंस हंस के बेचारा उल्टा हो जाए कि आजकल के दौर में हम इस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यूरोप में किस तरह पढ़ाए जाते हैं, खास तौर पर ये दो सब्जेक्ट्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जो मैंने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट की हुई हैं वो प्रैक्टिकली फिजिकली आपको मैं वो शो ऑफ करूं, ताकि आप उसको यूज़ करते हुए अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप जो प्रिंसिपल साहबान हैं, जो स्कूल ओनर्स हैं, ये जो तालीम का जो शोबा है, ये बेसिकली नबियों और पैगंबरों का काम था। आप इसको एज ए प्रोफेशन भी लें, लेकिन एज ए अपना ये समझें कि ये आपका एक नबियों पैगंबरों का काम जो है अल्लाह ने आपके सुपुर्द किया है, इसके ऊपर वर्कआउट करें। दुनिया बहुत आगे चली गई है एजुकेशन की फील्ड में, हमें बड़ी चीज़ें जो हैं वो लेकर आने की ज़रूरत है। देखें, हम गवर्नमेंट के ऊपर इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि स्टेबिलिटी है ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ज़ाहिर बात है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, 5-5 साल तक एक जो हमारा जो अहदेदार है उसको मौका नहीं दिया जाएगा, वो ये चीज़ें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं और आपके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान के अंदर जिद्दत लेकर आ सकते हैं, एजुकेशन में स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनली तौर पर जाकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को compete कर सके और हमारी जो दी हुई डिग्रीज़ हैं उनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जा सके, तो काइंडली मुझे प्राइवेटली मैसेज करें। मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, जब तक कि ये मेरा पैगाम जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक नहीं पहुंच जाता। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।